हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है आराम कर रही बीमार बहू के पेट में बुआ सास ने गरम चिमटा मारना चाहा तो मौके पर पहुंचे ससुर ने उसे ऐसा सबक सिखाया। अनीता अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसका पूरा बदन बुखार से थर थर कांप रहा था। उसने कई बार कोशिश भी की उठने की, पर आज शरीर ने साथ ही नहीं दिया। इतने में जम्हाई लेती हुई कमला जी ने उसके कमरे में प्रवेश किया तो अनीता को आराम करते देख कमला जी का खून खोल उठा। ओ महारानी, आराम कर रही है। मैं वहाँ कब से अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ और यह देखो महारानियों की तरह आराम फरमा रही है। कमला जी ने आओ देखा ना ताओ मेज पर पड़े पानी से भरा जग दम से उसके मुंह पर उड़ेल दिया, जिससे अनीता का बदन और भी थर थर बुखार के मारे कांपने लगा। अनीता नम आंखों से बोली, क्या हुआ बुआ जी? कमला जी आंखें तराकर उसका हाथ कस कर पकड़ी और बोली, शर्म नहीं आती? इतनी देर तक सोते हुए काम क्या तेरी माँ करेगी यहाँ आकर? कल ही तुझे बोला था ना कि मुझे 5 बजे अपनी बेटी चाहिए होती है। अनीता सिसकते हुए बोली, बुआ जी माफ कीजिए, मुझे रात से बहुत तेज बुखार है। मैंने कोशिश भी की थी कई बार उठने की, पर हिम्मत ही नहीं हुई। कमला जी ने खींचकर एक झापड़ अनीता में लगाई और बोली, मेरे सामने यह बीमारी का नाटक करने की जरूरत नहीं है। अनीता बोली, बुआ जी मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, सच में रात से बहुत तेज बुखार है, वरना मैंने अभी तक कोई बहाना नहीं किया, यही आप जानती हैं। तभी कौशल्या जी अपनी बहू के लिए कुछ चाय नाश्ता बनाकर लाए और साथ में अनीता की दवाइयाँ भी थी। जब वह सब अनीता को उठाने आए थे तभी उन्हें पता लग गया था कि अनीता की आज तबीयत खराब है, इसीलिए वह अपनी बहू के लिए आज चाय नाश्ता बनाकर लाए थे। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनके कदम वहीं ठिठक गए और गुस्साते हुए बोले, जिज्जी यह क्या कर रहे हैं आप? उस बेचारी को रात से बहुत तेज बुखार है, छोड़िए बहू का हाथ। अरे भैया आप नहीं जानते, यह आजकल के बहुओं के नाटक हैं, काम ना करने के। अभी देखिए मैं कैसे इसे लाइन पर लाती हूँ। कौशल बाबू बोले, जीजी मैंने कहा बहू का हाथ छोड़ दीजिए वरना। कौशल जी को गुस्से में देखकर कमला जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। कौशल जी अनीता को चाय नाश्ता देते हुए बोले, लो बेटा तुम कपड़े बदल कर कुछ खा पी लो, फिर दवाइयाँ लेकर आराम करो और काम की चिंता मत करो तुम, मैं सब संभालूंगा। कौशल बाबू के मुंह से ये सब सुनकर तो कमला जी आश्चर्यचकित ही रह गई। भैया यह कैसी बातें कर रहे हैं? घर में बहू है तो काम आप क्यों करेंगे? अच्छे से जानती हूँ मैं इन बहुओं के चोंचले। अभी देखो कैसे मैं इसका बुखार का भूत उतारती हूँ। कमला जी ने अनीता को वहाँ से जाते हुए उसका हाथ फिर से कसकर पकड़ लिया और उसे मारने ही वाली थी कि कौशल बाबू ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, बस जिज्जी खबरदार, अगर मेरी बहू को हाथ भी लगाया तो, और वैसे भी यह मेरे घर का मामला है और बेहतर होगा कि आप इसमें कोई दखल अंदाजी ना करें। मेहमान हैं, मेहमान की तरह रहिए वरना। कौशल बाबू की बातों से कमला जी का मुंह बन गया और वहां से ठनकते हुए अपने कमरे से बाहर चली गई। कैलाश जी अनीता को आराम करने का बोलकर अपने कमरे में आ गए और अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कमला तुम क्या गई कि बाहर वालों को बातें मिलाने का मौका ही मिल गया है। देखा तुमने, जिस बहू को तुम 4 बातें सुनाती थी, आज वही बहू ने मेरे खातिर अपनी पूरी जीवन की खुशियां त्याग दी हैं। कौशल बाबू मिलिट्री से रिटायर हैं। उनका और बिमला जी का एक ही बेटा है, वो भी मिलिट्री में ही सेवारत था। परिवार की मर्जी से अनीता उनके घर में बहू बनकर आई। कौशल बाबू अपनी बहू को बड़े लाव चाव से रखते थे और बिमला जी भी उससे खूब लड़ाती थी, लेकिन कभी कभी वह सास के रूप में भर आती थी, खासकर कमला जी के सिखाने पर।
बिमला जी के इसी व्यवहार से अनीता कभी कभी चिड़चिड़ी सी हो जाती, क्योंकि अब घर के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। यही सोचते सोचते कौशल बाबू बीते दिनों में चले गए। हद होती है, घर में कोई अपना एक काम नहीं करता। अरे मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। जॉइंट फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि बहू और पत्नी पिसते रहें और कोई उसकी मदद के लिए भी आगे नहीं आए। अपनी बहन बेटी होती तब दर्द समझ में आता, दूसरे की लड़की का दर्द ससुराल में कोई नहीं समझता। अनीता उस दिन गुस्से से रसोई में बड़बड़ा रही थी, तभी उसकी सास बिमला जी आई और बोली, बहू एक तुम ही घर नहीं संभालती हो, हमने भी अपने समय में बहुत काम किए हैं, पर कभी किसी को ताने नहीं की। मेरा बेटा कमाकर तुम्हारे हाथ में दे देता है, ये क्या कम है? पता है ना कमला बुआ जी के बेटे की कहानी। अब तुम क्या चाहती हो, रसोई में वो तुम्हारा हाथ बटाए या फिर इस बुढ़िया से काम करवाना चाहती हो? साफ साफ कहो, जो कहना है। चाहती हो? अनीता बोली, मम्मी जी ऐसा नहीं है कि घर के काम बस औरतों को ही आने चाहिए, कुछ काम मर्दों को भी आने चाहिए। अरे कम से कम इतना तो उन्हें याद होना चाहिए कि उनके कपड़े कहाँ रखे रखते हैं। अब आप ही बताइए, औरतों को सुबह में 1000 काम होते हैं, फिर भी आपका बेटा आवाज लगाता है, तौलिया कहाँ है, घड़ी कहाँ है? अनीता मेरे मोजे कहाँ हैं? अरे मैं क्या इन सब चीज़ों को रसोई में लेकर काम करती हूँ? काश कि आपने इन्हें पहले सिखाया होता तो आज मेरी ये दशा ना होती। तभी अनीता के पति युवराज की आवाज़ आई, अनीता कितनी देर लगाती हो, नाश्ता दे दो, टाइम हो गया है। देखा मम्मी जी, बताओ एक पल भी मेरा हाथ रुका है, फिर भी उन्हें लग रहा होगा ना जाने रसोई में मैं क्या कर रही हूँ। इतना कहकर वो नाश्ते का प्लेट लेकर युवराज के पास चली गई। अनीता के ससुर कौशल बाबू बोले, बहू मुझे भी नाश्ता दे ही देना सोचता हूँ, आज चौपाल पर जाकर अपने दोस्तों के साथ बैठा हूँ। घर में सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, मैं बोर हो जाता हूँ। अनीता युवराज से बोली, आपका लंच का बॉक्स यहाँ रख दी हूँ, कुछ और लेंगे? युवराज ने ना में सिर हिलाया। भागती दौड़ती अनीता को देखकर कौशल बाबू पत्नी से बोले, बिमला तुम तो पहले घर के सारे काम करती थी, फिर अब क्या हो गया है? लगता है कमला दीदी की तुम परछाई हो गई हो, बहू की थोड़ी मदद कर दिया करो। युवराज बोला, अरे नहीं पापा, अनीता सब संभाल लेगी, क्यों माँ को परेशान करते हैं? कौशल बाबू बोले, बेटा जब तक घर में पत्नी होती है हम उन्हें हल्के में लेते हैं और इसी वजह से हम अपनी आदत खराब कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि कल को जिम्मेदारी तुम्हें संभालना पड़े, तब सोचो क्या करोगे? बिमला जी बोली, अच्छा जी, खुद से तो एक गिलास पानी तक नहीं लिया, सारा घर का भार मैं ही उठाती रही और आज बहू काम कर रही है तो आपको दया आ रही है। कौशल बाबू बोले, बिमला आज मैं अगर ऐसा हूँ तो वो भी तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे कुछ काम ही नहीं करने दिया, इसीलिए तो कह रहा हूँ कम से कम अपने बेटे को सिखाओ, वरना एक दिन तुम्हारी बहू की हालत खराब हो जाएगी। अनीता कौशल बाबू के साथ बिमला जी का भी नाश्ता लगा दी और बोली, मम्मी जी आप भी नाश्ता कर लीजिए, फिर मैं एक साथ रसोई का काम निपटा लूँगी। बेचारी अनीता पसीने से थरबदर हो चुकी थी। ये देखकर बिमला जी सोची, सच ही तो कह रहे हैं युवराज के बाबूजी। एक समय था ससुराल में सुबह से शाम कब हो जाती थी मुझे पता भी नहीं चलता था, पर एक बार कोई ये पूछता नहीं था कि हाँ थक गई हो तो छोड़ दो, ससुराल नहीं जेल लगता था। आज मैं अपनी बहू के साथ क्या कर रही हूँ, वो भी तो पूरे दिन खटती रहती है और मैं उसकी मदद नहीं करती। कल को जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरी बहू भी मुझे बुरे सास की तरह ही याद करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बिमला जी उठकर रसोई में गई और बोली, बहू मैंने नाश्ता कर लिया, जाओ तुम भी स्नान कर लो, तब तक मैं दोपहर की दाल और सब्जी बना देती हूँ। अनीता को आश्चर्य हुआ कि उसकी सास में वो कुछ रोज से बदलाव देख रही थी।
पहले वो बात बात पर नाराज हो जाती थी, पर ज्यादा कुछ नहीं कहती, और आज कमाल ही हो गया। तभी कौशल जी बोले, जब जागो तभी सवेरा। बहू, तुम्हारी सास को उसकी गलती का एहसास हो गया है, ये मौका मत आपके जाने मत देना। बिमला जी पति को आंखें दिखाने लगी और अनीता युवराज को विदा करके स्नान घर चली गई। सच कहा है किसी ने, औरत किसी से मदद नहीं मांगती, पर आगे बढ़कर अगर कोई मदद कर दे तो उसका बड़ा हितैषी उसका कोई नहीं होता। वक्त बीता। अब अनीता को सुबह में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती थी। सास बच्चों को तैयार कर देती, ससुर जी बस स्टॉप पर छोड़ देते, तो अनीता को बहुत मदद मिल जाती थी। खुशियों की उम्र छोटी क्यों होती है। कितना अच्छा वक्त बीत रहा था। एक रोज बिमला जी सबसे बातें कर रही थी। अचानक उनके सीने में जोर दर्द उठा। सबने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो बोली नहीं, शायद गैस बन गया होगा, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर वो जल्दी खाना खाकर सो गई और सुबह का सूरज ना देख पाई। ये दुख सबको दुखी कर गया। 20 दिन बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। अनीता रसोई से ही बच्चों को तैयार होने बोल रही थी। तभी कौशल बाबू आए और बोले, बेटा तुम बच्चों का नाश्ता बना दो, मैं उन्हें तैयार कर देता हूँ, और युवराज का नाश्ता भी लगा दो, मैं बच्चों को बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा। अनीता उनके मुरझाए चेहरे को देखी और बोली, नहीं नहीं पापा जी, मैं सब कर लूंगी, आप बैठिए, आपके लिए चाय अभी देती हूँ। कौशल बाबू बोले, अरे बेटा चाय का क्या है, वो बाद में भी पी लूंगा, मुझे कौन सा दफ्तर जाना है। अब तो बिमला भी नहीं जिसके साथ चाय पीने की प्रतियोगिता होती। तुम सब काम निपटा लो, तब तक मैं इन शैतानों को तैयार करता हूँ। इतना कहकर कौशल बाबू मुस्कुराते हुए पोतों के कमरे में चले गए। अनीता हैरान थी, जो पापा जी एक गिलास पानी खुद से नहीं लेते थे, मम्मी जी के जाने के 20 दिन बाद ही उनका सारा काम करने लगे। अनीता ख्यालों में थी, तभी कौशल बाबू आए और बोले, बहू बच्चों का दूध और टिफिन दे दो, मैं उन्हें दे देता हूँ। अनीता ने बच्चों का दूध और टिफिन कौशल बाबू को पकड़ा, या फिर युवराज का नाश्ता और टिफिन तैयार करने लगी और साथ में कौशल बाबू के लिए चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद कौशल बाबू बच्चों को छोड़कर आए। लीजिए युवराज आपका नाश्ता और टिफिन, और पापा जी ये रही आपकी अदरक वाली चाय। पापा जी आपको भी नाश्ता दे दूं क्या? वो बोले, हाँ बेटा दे ही दो, तुम्हारा भी काम निपट जाए, वरना फिर से तुम्हें रसोई चढ़ानी पड़ेगी। कौशल बाबू हर रोज किसी न किसी बहाने किसी तरह अनीता की मदद कर दिया करते थे, जो अनीता के लिए चिंता का कारण हो गया था। रात में जब सब खाना खाकर सोने चले गए, युवराज कुछ मेल बढ़ रहे थे और अनीता चिंता में बैठी थी। फिर बोली, सुनिए आप पापा जी से बात कीजिए, कोई तो बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। युवराज बोला, क्यों, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? अनीता बोली, नहीं, यही तो परेशानी है, वो कुछ कहते नहीं हैं। जरा सोचिए, मम्मी जी को गए हुए अभी 20-25 दिन हुए, जो आदमी एक गिलास पानी तक नहीं लेता था, आज वो अपना तो काम करते ही हैं, मेरे काम में भी मदद करते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। युवराज बात को टालते हुए बोला, अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम खुद पापा से बात कर लो, मुझे अब सोने दो। युवराज दो चैन की नींद सो गया, पर अनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वह कमरे से बाहर निकली तो देखे कौशल बाबू से कमरे की रोशनी चल रही थी। वो उनके दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, पापा जी क्या आप जग रहे हैं, मैं अंदर आ जाऊं? कौशल बाबू बोले, हाँ हाँ बहू आ जाओ, तुम्हें अपने घर में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और ये क्या, तुम अब तक जगी हुई सोई क्यों नहीं? अनीता बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लेती हूँ। कौशल बाबू बोले, क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है क्या? अनीता बोली, पापा जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? कौशल बाबू हंसकर बोले, अरे बोलो ना बेटा, संकोच क्यों कर रही हो, मैंने तुम में और युवराज में कभी फर्क नहीं किया। अनीता हिचकिचाते हुए बोली, पापा जी मुझसे कोई गलती हुई है, आप मुझसे नाराज हैं क्या, या मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है?
कौशल बाबू बोले, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अनीता सिर नीचे करके बोली, पापा जी, मैं इतने दिनों से देख रही हूँ आप हर संभव मेरी मदद करते हैं, पर मुझे यहाँ तक याद है मम्मी जी के कहे आप एक गिलास पानी तक नहीं लेते थे। इसका मतलब है मैं आपका ख्याल नहीं रख पाती हूँ। हा हा हा, कौशल बाबू ठहाका लगाते हुए बोले, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, तुम्हारी सास ने सास बनकर बहुत साल सुख लिया। जब उसे एहसास हुआ कि तुम बहू नहीं बेटी हो, तब उसने तुम्हारी मदद करनी शुरू की, पर ज़्यादा दिन उस माँ का सुख तुम्हें मिल नहीं पाया। जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद कर देती थी, अब तो नहीं है, वो नहीं है, तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मेरे लिए युवराज और तुम में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों की सुख सुविधाओं में अंतर क्यों होगा? पापा जी, अनीता की आंखें भर आई। कौशल बाबू ने प्यार से अनीता के सिर पर हाथ रखा और बोले, हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी होगी। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं और युवराज भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाता है, तब तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद करके उसकी थोड़ी सी परेशानी कम कर दूं। तुम सच में बुद्धू हो। सही कहती थी तुम्हारी सास, तुम इतनी सीधी हो कि बात को जल्दी समझ नहीं पाती। पर तुम्हें क्या लगा मैं नाराज हूँ? इतना कहकर वो फिर हंसने लगे। अनीता की आंखें भर आई। आज उसे कौशल बाबू में अपने पिता की छवि दिख रही थी। किसी लड़की के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ और नहीं होगी कि ससुराल में उसे सास ससुर से माँ बाप जैसा प्यार मिले। समय बीता, धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और दोनों हॉस्टल चले गए। इधर कौशल बाबू की भी उम्र बढ़ने लगी। एक रोज़ फिर से पूरे परिवार पर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि पत्नी के बाद अब बेटे ने भी उनसे मुंह फेर लिया था। आज सुबह ही युवराज मुठभेड़ में शहीद हो गया। ये खबर सुनते ही अनीता तो जैसे पत्थर ही बन गई थी। कौशल बाबू ने जैसे तैसे हिम्मत करके खुद को मजबूत किया और अनीता को अपने पोतों को किसी तरह संभाला। युवराज के जाने के बाद अनीता बिल्कुल उदास और बीमार रहने लगी। कौशल बाबू समझाते भी, लेकिन जिस औरत का पति भरी जवानी में उसे छोड़ जाए उसका दर्द वही समझ सकती है। समय बीत रहा था। एक दिन कौशल बाबू की बहन कमला उनसे मिलने आई। उनकी खातिरदारी में अनीता रसोई में लगी हुई थी। कमला जी को मौका मिल गया चुगली करने का। वो कौशल बाबू से बोली, भाई साहब, आप बहुत बोले हैं। आपकी बहू आपको कुछ अच्छा खाना क्या बनाकर दे दी? आप तो बाप होने का फर्ज निभाने लगे। अरे, बाप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी नहीं बहू है। भाभी को मैंने समझाया था तो वह समझी नहीं थी, पर अब आपको मैं कैसे समझाऊं? यह जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी है नहीं, अंदर से बहुत चालू है। आपकी इतनी सेवा कर रही है, जरूर इसके पीछे इसकी कोई ना कोई मंशा होगी। मैं कह देती हूँ, संभल जाइए। कौशल बाबू बोले, कमला, मुझे क्या बिमला की तरह मूर्ख समझ रखा है? वह तुम्हारी बातों में आ गई क्योंकि वह दुनिया की चालबाजी समझ नहीं पाती थी, पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती थी वो कैसा महसूस कर रही थी। फालतू की बातें मेरे कान में मत डालो। बाई के घर आई हो, खाओ पियो आराम करो। इधर उधर की बातें करके मेरा बुढ़ापा मत ही बिगाड़ो। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इतना दुखी होने के बावजूद भी वो तुम्हारे सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। कमला जी सोची इतने से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं कह रही हूँ, कोई बहू इतनी सेवा नहीं करती जितनी आपकी कर रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। वो सारे पैसे आपसे मरने से पहले लेना चाहती है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई बहू अपने ससुर की बाप समान सेवा करे। कौशल बाबू बोले, कमला, जरूरी नहीं हर बहू बुरी हो। बिगड़े हुए रिश्तों को प्यार से भी सुधारा जा सकता है। जो लड़की अपने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर आती और पलटकर मायके नहीं जाती, अगर हम उसे माँ बाप जैसा प्यार देंगे तो वो बेटी क्यों नहीं बन सकती?
शायद तुम अपने घर की घटना को मेरे घर से जोड़ रही हो। भूलो मत तुमने अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार किया था। अरे गिन कर उसके हाथ में तुम पैसे देती थी जबकि उसका पति कमाता था। फिर भी बेचारी को अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिशों के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाना पड़ता था। तुमने कभी उसे बेटी समझा ही नहीं, जिसके कारण आज वो तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने परिवार को लेकर अलग रह रही है। अगर तुम इतनी अच्छी होती तो वह तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर पत्नी का साथ क्यों देता? क्या है तुम्हारे पास कोई जवाब? कमला जी चुप हो गई। कौशल बाबू बोले, देखो कमला, अब हमारी उम्र नहीं रही ये सब करने की। तुम पहले आती थी, बिमला को ऐसी ही बातें बताती थी, जिसके कारण बिमला के कुछ साल बहू के साथ अच्छे नहीं रहे। पर जब उसे गलती का एहसास हुआ, उसने बहू को बेटी बना लिया। पर ये उसकी बदकिस्मती थी जो अपनी बेटी समान बहू के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाई। मैं तो यही कहूँगा, तुम अपनी बहू से अपने पुराने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। देखना वो तुम्हें गले से लगा लेगी। इतना कहकर कौशल बाबू वहाँ से चले गए। अरे भाई साहब, माफ़ी तो मांगते रहेंगे जब आपकी बहू आपको भीख मांगने पर मजबूर कर देगी, पर मैं आपकी बहू की चाल में नहीं आने वाली हूँ। तभी अचानक बर्तने के खड़खड़ाने की आवाज़ आई तो कौशल बाबू की तंद्रा टूटी। कमरे से बाहर आए तो देखा कमला जी ने सारा खाना बनाकर मेज पर लगा रखा था और अनीता को भी सहारा देकर टेबल तक ले आई। ये देखकर कौशल बाबू की आंखें भर आई। जीजी आप? हाँ भैया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अनीता बेटा, मुझे माफ़ कर दो। कैसी बातें कर रही है बुआ जी, आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। अच्छा भाई साहब, अब मुझे जाना होगा। 1 मिनट बुआ जी। तभी अनीता कमरे में गई और एक सुंदर सी साड़ी कमला जी को देते हुए बोली, बुआ जी, मम्मी जी अक्सर कहती थी कि ये साड़ी आप पर अच्छी लगेगी, तो मैंने भी संभाल कर रख दी थी। ये आपकी अमानत है, इसे मम्मी जी का आखिरी उपहार समझकर ले लीजिए। अब आगे से उपहार आपकी भाभी नहीं, उनकी बेटी समान बहू देगी। कमला जी की आंखें भर आई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचती थी और भाभी को भी कहती थी। सच कहते हैं भाई साहब, बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारा जा सकता है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अनीता ने आगे बढ़कर कमला जी को गले से लगा लिया और बोली, नहीं नहीं बुआ जी, आपका हाथ माफ़ी मांगने के लिए नहीं, आशीर्वाद देने के लिए उठना चाहिए। अब मम्मी जी के बाद आप ही तो हैं। कौशल बाबू को अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था। वो बोले, देखा कमला, हमने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए थे, तभी हमें ऐसी बहू मिली। पर ज़रूरी नहीं कि बहू अच्छी हो तो सारी जिम्मेदारी उसकी ही है। सास ससुर की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो बहू को बेटी समझे, तभी तो वो लड़की सास ससुर में अपने माँ बाप की छवि देखेगी। कमला जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और घर जाने के बाद अपनी बहू बेटे को फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगी और उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी। कौशल बाबू अपने आप को भाग्यवान समझते थे कि उन्हें ऐसा परिवार मिला जहां रिश्तों की कदर होती है। मित्रों, रिश्ते एक तरफ से नहीं बनते। जब दो परिवारों से रिश्ते बनते हैं तो बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने के लिए दो तरफा कोशिश क्यों नहीं की जाती? कोई भी बहू या सास बुरी नहीं होती। हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनके व्यवहार बदल जाते हैं। दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, तभी तो घर स्वर्ग बनता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।